सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। वैसे मैंने आपको अकाउंटिंग के फादर का नाम अपने एक भी क्लासेस में नहीं बताया। उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को कवर कर रहे थे, फैक्ट्स को नहीं। ये तो एक लाइन का फैक्ट है और मैं जानती थी कि ये एक फैक्ट तो हम आराम से आपको MCQ सीरीज में भी बता देंगे। लेकिन अगर आप पहले से जानते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अकाउंटिंग को अपने ग्रेजुएशन में किया ही होगा, कुछ लोग BCom वाले भी होंगे या कुछ लोगों ने और जगह से अकाउंटिंग की तैयारी की होगी, तो उन्हें तो पता ही होगा, तो वो ज़रूर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। लेकिन बाकी जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अकाउंटिंग के जो फादर हैं, यानी जिसने अकाउंटिंग को डिफाइन किया है, उनका नाम है लूका पैसिओली। लूका पैसिओली जो हैं, ये है फादर ऑफ अकाउंटिंग। अगर जिनको जिनको नहीं पता है वो अच्छे से जान लें, समझ लें और इस फैक्ट को अच्छे से रट लें, और जिन्हें आता है तो वो अपना टिक कर ले कि उनका पहला क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक होती है सोशल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगी। लेकिन यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस चीज़ का पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि बुक कीपिंग के बारे में तो मैंने आपको अपने क्लास में कई बार बताया है और बुक कीपिंग की डेफिनेशन भी अच्छे से आपको बताई है। IMRS, ये है उस बुक कीपिंग की डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजीज, शॉर्ट टर्म्स। आई थिंक आप अभी तक आपको रट गए होंगे। तो जब हम बुक कीपिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम SSC करते हैं, यानी कंप्लीट अकाउंटिंग करते हैं, तो उस कंप्लीट अकाउंटिंग के बाद हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तैयार हो जाता है। फाइनेंशियल से आप समझिए कि जो वित्तीय स्टेटमेंट्स है, यानी हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अपना वित्त का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। तो वित्त के लेखा जोखा का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा तैयार हो गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ का पार्ट हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा पार्ट हो जाएगा अकाउंटिंग का। तो ये क्वेश्चंस किनके किनके सही हुए कमेंट में जरूर बताएं कि दो में से आपके दोनों सही हो गए या एक सही हो गया है। और जिन्हें नहीं पता था वो आई होप कि समझ गए होंगे कि वित्त का लेखा जोखा की हम बात कर रहे हैं, वित्तीय स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट हो सकता है? वो अकाउंटिंग का ही पार्ट होगा। अकाउंटिंग जिसे कि हिंदी में, मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि अकाउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी यूज बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड अकाउंट। अब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल तो हमने 14 के 14 प्रिंसिपल्स को अपने क्लास 3 और 4 में कवर कर लिया। तो अब आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हम दोनों को करते हैं, यानी दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। क्या वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो होता है उस कॉन्सेप्ट में हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को दोनों को मैच करते हैं, यानी कितना हमने खर्चा किया है, कितनी हमारी इनकम बनी है, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है, ये हम दोनों चीज़ें करते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड अकाउंट हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? वो है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। सी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गोइंग कंसर्न मैंने आपको बताया था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहे, बिजनेस इज लास्ट फॉर एवर, यानी बिजनेस गोइंग पे चले, यानी चलता ही रहे, फॉर एवर चलता रहे, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस में जितने भी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हम मनी की टर्म्स में करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे, मनी यानी मौद्रिक वैल्यू में इसे करेंगे। तो हमारा आंसर आप समझ गए होंगे, और जो बाकी जो दो प्रिंसिपल्स थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, अकाउंट इज क्रिएटेड बाय। अब अकाउंट कौन कौन क्रिएट करता है? क्या अकाउंटेंट क्रिएट करता है, मैनेजर क्रिएट करता है, बोथ ए एंड बी यानी दोनों ही क्रिएट करते हैं, या फिर ओनर क्रिएट करता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है और आई होप कि सबके सब आप बता पाएंगे कि मैनेजर तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, वो तो हर चीज़ को मैनेज करेगा, तो वो तो अकाउंट्स तैयार नहीं करेगा। अब जब मैनेजर ही कट हो गया तो बी वाला तो कट हो ही गया है, तो ये ए एंड बी वाला भी कट हो जाएगा। और ओनर तो भाई बिजनेस को ओन करता है, वो तो बिजनेस बना रहा है, सेटअप कर रहा है, वो क्यों अकाउंट्स तैयार करेगा? तो अकाउंट्स तैयार करने का काम किसका है? अकाउंटेंट्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन
ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी उसकी जो वित्तीय स्थायित्व है, वो असर्टेन्ड है किस बेसिस पे? बैलेंस शीट के बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड अंडर द बुक कीपिंग, या फिर लेजर्स के बेसिस पे। तो देखिए, जब हम बैलेंस शीट को तैयार कर लेते हैं, बैलेंस शीट एक तरह की बुक जिसमें हमने अपनी सारी अकाउंटिंग कर ली और हमारी अकाउंटिंग से बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव है वो सब कुछ हमें उसके सामने प्रदर्शित हो गया, प्रकट हो गया। तो बैलेंस शीट तैयार अगर हम कर लें तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन प्रकट नहीं हो गई कि बिजनेस में क्या लेन देन हो रहा है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, बिजनेस में क्या इनकम एंड एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो असर्टेड है किस बेसिस पे? बैलेंस शीट के बेसिस पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। तो 5 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में जरूर बताएं, और अभी 5 हम और देखेंगे। तो टोटल 10 में आपके कितने सही होंगे ये आपको बताना है। और अभी तक अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स, यानी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन किस किस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लैंडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, बोथ ए एंड बी, यानी इन चारों के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी के भी लिए नहीं। तो देखिए, अकाउंटिंग और लेखांकन हम करते क्यों हैं? इसीलिए तो करते हैं कि बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्रिएट हो। तो जो लैंडर्स है, यानी जिससे भी हम सामान ले रहे हैं, तो उसको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देना जरूरी हो सकता है। कस्टमर, अब भाई जो व्यक्ति प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको तो आप अपना लेखा जोखा देंगे ही ना, कि आप उसे बताएंगे कि ये इतने का प्रोडक्ट है और इतने का इसकी मार्केट वैल्यू है, ये सारी चीजें तो आप प्रकट करेंगे ही। तो ये कस्टमर के लिए भी हो गई, क्रेडिटर्स के लिए भी हो गई, और जो सप्लाई माल कर रहे हैं उनके लिए भी हो गई। क्रेडिटर्स तो आप जानते हैं कि जो क्रेडिट पे सामान लेते हैं, दैट इज क्रेडिटर, जो मैंने आपको कई बार बताया, क्रेडिटर्स एंड डेटर। और सप्लायर, जिससे आप सप्लाई कर ले रहे हैं, उसको भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग में क्या क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि लैंडर्स भी आएगा, कस्टमर्स भी आएगा, क्रेडिटर्स भी आएगा, एंड सप्लायर्स भी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 31st March 2021 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स इज ₹2000, ही इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज इज 10,000। दिस इज एन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहने का मतलब इसमें यह है कि 31 मार्च 2021 को आपने 2000 का जो गुड्स है, गुड्स यानी जो वस्तु है, उसे सेल कर दी, और उस सेल करने के बाद आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मैंने इन्वेंट्री की डेफिनेशंस आपको बताई हुई है, और इसमें मैंने आपको दोनों इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दी है कि एक होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, एक होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो हम ओपन करते समय, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस समय जब इन्वेंट्री देखते हैं तो वो ओपन इन्वेंट्री होती है, और जिस समय फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होता है उस समय जो हम इन्वेंट्री चेक करते हैं वो हमारी क्लोज इन्वेंट्री होती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूरा का पूरा क्लास देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने रिवाइज किया, जिन्होंने क्लास देखी वो समझ गए होंगे। तो इसमें कहने का मतलब है कि 31 मार्च 2021 को जब गुड्स सेल हमने 2000 के कर दिए, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें 10,000 रुपए बचे हुए हैं। तो ये हमारा क्या है? ये क्या हमारा इवेंट है, ये क्या हमारा ट्रांजेक्शन है, या फिर ये इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दोनों है, या फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं है? तो अब यहाँ पर समझिएगा कि इवेंट एंड ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास इनकम है 10,000 रुपए, बिजनेस में आप समझ लीजिए आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, और आपने खर्चा कर दिया 300 रुपए। 300 रुपए आपने इसमें खर्चा कर दिए, तो आपके पास बचे कितने? 700 रुपए। तो ये आपका चेंज हुआ ना, ट्रांजैक्शन में चेंजमेंट आया। तो जो चेंज होता है वो होता है ट्रांजैक्शन। लेकिन अब मैं आपसे ये 1000 और 300 की बात ही ना करूं, इसको मैं बिल्कुल कट कर दूं, मैं इसकी बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूंगी कि आपकी इन्वेंट्री में 700 रुपए पड़े हुए हैं, बस मैं इतना ही बताऊंगी और कुछ नहीं कि ये कैसे कितना हुआ। तो ये क्या मतलब हो गया कि ये इवेंट हो गया, यानी जहां पे जो मनी की चीज है वो चेंज होती है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि लेन देन ना, तो आपने लिया और दिया, यहाँ पे चेंज हुआ, वो हो गया ट्रांजैक्शन। और जो मैंने सीधे बोल दिया कि इन्वेंट्री में इतना पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए इन्वेंट्री में 1,000 रुपए पड़ा हुआ है या 700 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैंने सीधी बात की कि इन्वेंट्री में इतना पड़ा हुआ है, तो बस इतनी ही बात अगर मैंने की है तो वो क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 2021 को तो आपने गुड्स को सेल किया, लेकिन उसके बाद आपके पास 10,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री में बचे हुए हैं। तो ये क्या हो गया कि अब लास्ट की तो बात यही है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 10,000 बचा हुआ है, बस इतनी बात है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, ट्रांजैक्शन की बात तो कर नहीं रहा, ये कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 10,000 बचे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इवेंट हो जाएगा। अगर इवेंट एंड ट्रांजैक्शन आप समझ गए हैं तो बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कि बाकी कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। विच इज द फाइनेंशियल ईयर, ये जो पीरियड है तो मैंने आपको कई बार बताया है, क्या 31 मार्च से 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है?
अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर आप याद कर लीजिए, और यही फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमिक का भी होता है। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल होगा, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे कि बिजनेस आप कर रहे हो, तो बिजनेस में जो भी लेन देन आप तैयार कर रहे हो, अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, लेखांकन, लेखा जोखा, जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रहे हो, वो आप 1 साल के अंदर अंदर तैयार करोगे, और नेक्स्ट साल आप नेक्स्ट तैयार करोगे। क्योंकि अगर एक साथ आप 4-5 साल का तैयार कर लोगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा, और इतना बड़ा डेटा आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमने एक पीरियड सेट कर दिया है, हमने मतलब जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई है उन्होंने एक पीरियड सेट कर दिया है कि इस पीरियड के अंदर अंदर आपको अपनी अकाउंटिंग को सेट करना है, उसे रिकॉर्ड करना है। तो वो पीरियड हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, या उसको पीरियड बोल लीजिए। तो वो हमारा कब से कब तक होता है, वो हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमने आपको कई बारी बताया हुआ है, और यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसे हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो इसे इकोनॉमिक ईयर भी बोला जाता है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। और 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो बताइएगा कि 8 में से अब तक आपके कितने ठीक हुए हैं। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज इन, यानी जो सैलरी आपने एम्प्लॉयज को पेड की, ये हमारा इंटरनल इवेंट है, हमारा एक्सटर्नल इवेंट है। ये बोथ ए एंड बी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव है। तो ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, अंदर काम करते हैं बिजनेस के, या कंपनी के अंदर काम करते हैं, ये बोल लीजिए। तो अंदर काम करने वाले व्यक्ति को तो हम इंटरनल बोलेंगे। इंटरनल का मतलब ही होता है अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो एम्प्लॉयज को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये अंदर की बात है, यानी इंटरनल इवेंट की बात हो रही है, तो ये होगा इंटरनल इवेंट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अकाउंटिंग में इंटरनल कौन कौन होते हैं। एक तो ओनर होता है जिसने बिजनेस को बनाया है, दूसरा एम्प्लॉयज होता है जो उस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, और तीसरा बिजनेस के ओनर के साथ बिजनेस को मैनेज करने वाला मैनेजर भी होता है। ये होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स या इंटरनल लोग, जो कि अकाउंटिंग के लिए जरूरी है। अब बाकी जितने बच गए आपके, लैंडर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्सटर्नल। तो आप समझ पाए होंगे कि जो सैलरी हमने एम्प्लॉयज को पेड की, ये एक इंटरनल इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड इन इन्वॉल्व। किस सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों आती है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, बोथ ए एंड बी दोनों में, या नन ऑफ द अबव। आप देखिए, हम यहाँ डेबिट की भी बात कर रहे हैं और हम यहाँ क्रेडिट की भी बात कर रहे हैं, तो ये 2 साइड हो गई ना। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए कि ये डेबिट और क्रेडिट दोनों की बात बोल रहा है, तो फिर ये डबल एंट्री होगा, सिंगल एंट्री तो हो नहीं सकता। सिंगल एंट्री का मतलब तो सिर्फ एक ही हो जाता ना। तो बस आप जहां पे आप थोड़ी चीजों को ध्यान देंगे, थोड़े टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, थोड़े शब्दकोश को आप समझेंगे, तो आपको अकाउंटिंग समझ में आने लगेगी और इजी लगने लगेगी। और आई होप कि मेरे जितने भी क्लासेस हैं उससे आप सबको समझ में आ रही है, और आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे ये वीडियो भी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। तो हमारे अकाउंटिंग के सिस्टम में बोथ क्रेडिट और डेबिट साइड किस में आएगी, डबल एंट्री सिस्टम में। तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 4 क्लास मैंने आपको थ्योरी की दी, और उसके बाद 1 क्लास मैंने आपको एमसीक्यू की दी, और इसी तरह हम आगे भी चलते रहेंगे। और एमसीक्यू की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें जितने भी एमसीक्यूज के हम वीडियोस लाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के हों, चाहे वो अकाउंटिंग के हों, या आगे आपको सोशल सिक्योरिटी के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, तो ये सारे के सारे जो एमसीक्यू वाले होंगे उसको हम उस एमसीक्यू प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप वहां पे उसे चेक कर लें। द कॉन्सेप्ट विच अज्यूम्स दैट द बिजनेस विल लास्ट डेफिनेटली इज गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, मनी मेजरमेंट एंड पीरियोडिसिटी। देखिए, अकाउंटिंग में मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं, जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसा तो सोच के नहीं स्टार्ट करते कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और कल मैं इसे बंद कर दूंगा। आप तो यही सोच के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और ये लॉन्ग में जाएगा, यानी लंबे समय तक ये बिजनेस रन होगा और हम इससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, यानी कि द बिजनेस विल लास्ट इनडेफिनेटली इज। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो गोइंग रहेगा, यानी चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस को हमने चलाने के लिए स्टार्ट किया है, ना कि बंद करने के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको मुझे कमेंट में उत्तर भी बताने हैं। इन 1 मार्च 2021 राहुल पे रेंट इज 4500, विच इज 1 मार्च 2021 को राहुल ने रेंट पे किया 4500 रुपए का। तो ये क्या है, ये एक इवेंट है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये दोनों हैं ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो उत्तर है वो मैंने आपको, जो एमसीक्यू सीरीज हमारा पहला हुआ था अकाउंटिंग का, यानी क्लास 2 में मैंने आपको स्पष्ट बताया था, और वहाँ पे मैंने आपको डिफाइन भी किया था कि इवेंट एंड ट्रांजैक्शन में क्या अंतर होता है।
चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे और बता देती हूँ। सबसे पहले इसका आंसर आप देख लीजिए। देखिए 1 मार्च 2021 को राहुल जो है वो रेंट को पे कर रहा है। पे मतलब क्या कर रहा है कि उसके पास जो पैसे हैं वो पैसे वो ओनर को, मालिक को दे रहा है, यानी एक प्रकार का ट्रांजेक्शन कर रहा है ना भाई। उसके खाते में पैसे होंगे और वो पैसे उसने ओनर को दे दिए हैं, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन। लेन देन को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। आई होप कि इसका तो आंसर आप समझ गए होंगे। अब ये इवेंट क्या होता है, देखिए अगर क्वेश्चन में ये बोल देता है कि राहुल ने रेंट तो पे कर दिया 4,500 का, और उसके बाद राहुल के बैंक अकाउंट में समथिंग कुछ रुपए बचे, मान लीजिए 3,000 रुपए बचे, तो अब ये क्या बता रहा है कि ये चीज़ें बची हुई हैं। आपके जैसे बिजनेस में होता है कि इन्वेंट्री में इतना सामान बचा हुआ, आपके बैंक में होता है कि इतना पैसा बचा हुआ है, तो ये एक इवेंट हो गया। अगर पे हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन है, और पे होने के बाद जो बच गया, अगर इस विषय में क्वेश्चन बात कर रहा है तो वो इवेंट हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच कॉन्सेप्ट इज शेयर कैपिटल अकाउंट टू शोन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कौन से कॉन्सेप्ट में हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में डालते हैं बैलेंस शीट के अंदर। गोइंग कंसर्न में, मनी मेजरमेंट में, दोनों में, ए एंड बी, एंड बिजनेस एंटिटी में। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या जिसको हम इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि जो बिजनेस है, कोई व्यक्ति मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जो बिजनेस होगा और जो वो व्यक्ति होगा, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति होगा, ये दोनों अलग अलग पर्सन गिने जाएंगे। यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बिजनेस का गिना जाएगा, और जो व्यक्ति का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो व्यक्ति का गिना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से कुछ भी पैसा निकालता है, मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है, तो अब बिजनेस से तो निकाला गया है, चाहे वो व्यक्ति उसका ओनर ही क्यों ना हो, लेकिन उसने पैसा बिजनेस से लिया है, तो बिजनेस पे तो ये एक प्रकार का उधार हो गया ना कि आपने बिजनेस से निकाले, जबकि बिजनेस का पैसा तो बिजनेस के लिए था। तो उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, यानी कि देनदारी के साइड में लिखते हैं कि अगर आपने यहाँ से लिया है बिजनेस से पैसा तो देना भी पड़ेगा आपको। तो इसी को होते हैं लायबिलिटी साइड में जब हम कैपिटल को शो करते हैं। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड ओनर अलग अलग है, और अगर बिजनेस से पैसा ओनर लेता है तो उस पैसे को लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, उधारी साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि उस पैसे को बाद में चुकाना भी पड़ेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच कॉन्सेप्ट इज क्रिएटेड बोथ अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है। अकाउंटिंग में हम एक शीट तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। जैसे कि बैंकिंग में होता है ना कि आपको पासबुक मिलती है, वैसे अकाउंटिंग में एक शीट तैयार होती है बैलेंस शीट, जिसमें हम एक साइड डेबिट लिखते हैं और एक साइड हम क्रेडिट लिखते हैं, और लास्ट में हम उसे टोटल करते हैं। ये मैंने आपको कई बारी बताया हुआ है अपने क्लासेस में। तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों किस चीज़ में आएंगे, बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे तो आप डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को उस पर मेंशन करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 5th क्वेश्चन आया है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल भी है अकाउंटिंग का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अ बिजनेसमैन परचेस्ड गुड ऑफ ₹25 lakhs and sold 80% of goods during the accounting year. The market value of the remaining goods was 4 lakh. He valued the inventory at cost. He violated the concept of consistency, conservatism, both A and B, none of the above. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिजनेसमैन है, उसने 25 लाख का जो सामान है, गुड्स है, वो परचेज किया। ओके, इसके बाद उसने क्या किया कि उस 25 लाख का जो सामान लिया था उसमें 80% जो सामान है, गुड्स है, उसे 1 साल यानी अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर उसे सेल कर दिया। और उसके बाद जो मार्केट वैल्यू थी, जो बचे हुआ सामान था, उसकी मार्केट वैल्यू थी 4 लाख, और उसने उसको इन्वेंट्री में इसी कॉस्ट में नोट कर लिया। तो उसने कौन से कॉन्सेप्ट को वायलेट किया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे निकालिएगा, देखिए 25 लाख का सामान है और 80% तो सोल हो गया है, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं ना, इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 20 लाख। इसका मतलब हमारे पास 20 लाख का जो गुड्स है वो भी हमने सेल किया है। 25 लाख में 20 लाख का हमने सेल कर लिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कितना बचता है। देखिए 25 लाख का तो गुड्स था, हमने 20 लाख का सेल कर दिया, तो 25 में जब आप 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 5 लाख। लेकिन यहाँ पे तो ये 4 लाख दिखा रहा है, इसका मतलब इसको 4 लाख दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें ये 1 लाख एक्स्ट्रा दिखा रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि
उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और उसने उसको 4 लाख में लिख दिया है इन्वेंट्री में, मतलब उसने जो मार्केट वैल्यू है जो बचा हुआ गुड्स है उसको 4 लाख में लिखा है, जबकि उसको यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि बिजनेस में आपके जितने भी प्रॉफिट होंगे उन्हें आपको नोट नहीं करना है, बल्कि लॉसेज आप नोट करेंगे, और आप यहाँ पर प्रॉफिट को भी नोट कर रहे हैं। मैंने कंजर्वेटिज्म आपको रूढ़ीवादी से बताया था ना कि रूढ़ीवादी लोग क्या सोचते हैं कि जितना भी खराब चीज़ें हो रहा है उसे जरूर नोट करेंगे, जो अच्छी चीज़ें हो रही है उन्हें नोट करने की क्या जरूरत। मैंने आपको समझाने के प्रोस्पेक्टिव से क्लास में आपको कई बार बताया है। तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से प्रॉफिट को हम नोट नहीं करते हैं, जबकि होने वाले लॉसेस को हम नोट करते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, हमने देखा था 5 लाख का था, लेकिन यहाँ 4 लाख यानी 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था और हमने प्रॉफिट को नोट कर लिया है, जो कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को वॉयलेट करता है, यानी कि उसके विपरीत जाके काम करता है। वॉयलेट का मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के विपरीत आपने अकाउंटिंग को किया है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने वॉयलेट किया है? वो है कंजर्वेटिज्म। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट इज नॉट कनेक्टेड विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं होता? देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी होता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी होता है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है वो बिजनेस एंटिटी है, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। केवल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्या होती है? कई बार मैंने आपको डिफिनेशन बताई है, चलिए एक बार और डेफिनेशन बता देते हैं। अकाउंटिंग होती है IMRCSAC, यानी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग डाटा, हाँ हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। मेजरिंग ऑफ द डाटा, हाँ हम मेजर भी करते हैं। एनालाइज डाटा, हाँ हम एनालाइज भी करते हैं। यानी अकाउंटिंग में सारी चीज़ें आती हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये डेफिनेशन मैंने आपको इतनी बार हटाई है IMRCSAC कि अगर आपने हमारे क्लासेस देखे हैं तो अब तक तो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन रट गई होगी। और अगर डेफिनेशन रट गई है तो ये छोटे छोटे अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाउंटिंग में। 2017 में भी फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा गया था, जिसमें IFRS का फुल फॉर्म पूछा था। आपको बताना है कमेंट में IFRS का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर हमारा MCQ हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपको मुझे कमेंट में बताना है। मगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गैप का फुल फॉर्म क्या है। तो गैप का फुल फॉर्म होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जितने भी फुल फॉर्म है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 9th क्वेश्चन में आ गए हैं। राधिका एंटरप्राइज फॉलो द रिटन डाउन मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी है ड्यू टू आफ्टर ईयर। देखिए, राधिका एंटरप्राइजेस है जो कि एक अकाउंटिंग में मेथड है रिटन डाउन मेथड। कई मेथड्स होते हैं ना, तो एक जैसे रिटन डाउन मेथड हो गया, एक SLM मेथड हो गया, कई प्रकार के ऐसे मेथड्स होते हैं। तो राधिका रिटन डाउन मेथड को यूज कर रही है फॉर डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर ड्यू टू आफ्टर ईयर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई मशीन अगर आप लगातार कई सालों यूज कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो घट जाती है। जैसे मान लीजिए कूलर लिया आपने और उसको 3-4 साल चलाए, तो 3-4 साल बाद उसकी उतनी कीमत तो नहीं रहेगी ना जितनी अभी है। तो उसी प्रकार मशीनरी में उसकी कॉस्ट घटती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास। तो इसमें राधिका एंटरप्राइजेस ने रिटर्न डाउन मेथड को यूज किया है डेप्रिसिएटिंग मशीनरी में ड्यू टू आफ्टर ईयर टू ईयर, यानी लगातार कई सालों तक। तो ये कौन सा मेथड होगा? ये होगा हमारा कंसिस्टेंसी मेथड, जो कि कहता है कि बिजनेस में अगर आपने किसी एक मेथड को यूज किया तो उस पर कंसिस्टेंट रहिए, लगातार एक ही मेथड को यूज करिए। क्योंकि मान लीजिए आज आपने रिटर्न डाउन मेथड यूज कर लिया, कल आपने SLM मेथड यूज कर लिया, तो जो अकाउंटिंग का जो टोटल आएगा ना वो बड़ा अजीब सा आ जाएगा, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने क्या ही किया हुआ है। इसलिए अगर एक मेथड का आप प्रयोग कर रहे हैं तो एक ही मेथड का प्रयोग करना होता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक सब्जेक्ट को पहले पढ़ रहे हैं तो पहले उस पर ही फोकस कीजिए, एक साथ सारे दिमाग में चलाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। उसी प्रकार अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी मेथड होता है, जो कहता है कि एक कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया है तो उस पर कंसिस्टेंट रहिए, उस पर लगातार रहिए, उसी को फॉलो करते रहिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। 9 क्वेश्चन हो गए, आपको बताना है कि अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और बताना है आपको कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय, ये मैंने आपको बताया है। अकाउंटिंग किनके द्वारा प्रयोग की जाती है, यूज की जाती है? ओनर्स तो ऑफकोर्स करते ही हैं भाई, ओनर हैं, बिजनेस खड़ा किया है तो उन्हें तो अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर भी करते हैं क्योंकि मैनेज करते हैं पूरे बिजनेस को, और एम्प्लॉयज तो काम ही कर रहे हैं तो वो भी अकाउंटिंग को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय business managers and business owners, managers and employees.
तो ये अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इससे पहले भी हम 10 डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले एक बार और हमने अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, तक हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और कई क्लासेस भी आपकी थ्योरी वाली हम ले चुके हैं। तो आपको सारे अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो को यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो इसकी एमसीक्यू की पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे दे देती हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर मैंने एपीएफसी का कंप्लीट पीडीएफ का पैकेज आपके लिए दिया है, जिसमें हम एपीएफसी के लिए 499 में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कल्चर, हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस की कंप्लीट पीडीएफ देंगे केवल 499 में। यदि लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप, आपको सब मिल जाएगा। कैसे आपको संपर्क करना है, कैसे आप परचेज करेंगे, सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मान लीजिए आप ईओ के लिए केवल 3 सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको 399 में मिल जाएगी, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी लॉस की पीडीएफ एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो यदि आप लेना चाहें तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर ले। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।